इस लेक्चर में हम टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ थारिस्टर डिस्कस करेंगे, जिसे टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी भी कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ थारिस्टर ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ द यूज ऑफ इट्स टू ट्रांजिस्टर मॉडल और टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी। यानी कि थारिस्टर के ऑपरेशन को या थारिस्टर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को टू ट्रांजिस्टर मॉडल के द्वारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। द टू ट्रांजिस्टर मॉडल इज ऑब्टेन्ड बाई बाइसेक्टिंग द टू मिडिल लेयर्स इन द टू सेपरेट हाफ्स एज शोन इन फिगर। यानी कि टू ट्रांजिस्टर मॉडल के द्वारा या टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी के द्वारा थारिस्टर को के ऑपरेशन को समझने के लिए थारिस्टर के जो मिडिल टू लेयर्स हैं उसे बाइसेक्ट किया गया है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो मिडिल का जो दो लेयर है उसको बाइसेक्ट किया गया है, और ऐसा बाइसेक्ट करने से अब ये जो थारिस्टर था पी एन थारिस्टर जो था वो अब दो ट्रांजिस्टर के रूप में कन्वर्ट हो गया। एक ट्रांजिस्टर है हमारा पी ट्रांजिस्टर और दूसरा ट्रांजिस्टर है एन ट्रांजिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा थारिस्टर था उसे दो ट्रांजिस्टर के द्वारा भी हम इसके ऑपरेशन को समझ सकते हैं। जहां आपका जो J1 J2 जंक्शन है वो PNP ट्रांजिस्टर के लिए है, और J2 J3 जंक्शन जो है वो आपका NPN ट्रांजिस्टर के लिए है। और जो तीन टर्मिनल्स हैं इसमें वो है आपका जो थारिस्टर का तीन टर्मिनल्स थे, एनोड, कैथोड और गेट। द एवर फिगर शोज सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए थारिस्टर। जो अभी फिगर हमने देखा वो थारिस्टर का एक सिस्टमेटिक डायग्राम था। इन द एवर फिगर जंक्शन J1 J2 एंड J2 J3 कैन बी कंसिडर्ड टू कंस्टिट्यूट PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर सेपरेटली। यानी कि उस फिगर में हमने देखा कि उस फिगर को हम दो ट्रांजिस्टर सेपरेट के रूप में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। वो एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर। द सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ ए थारिस्टर इज शोन इन फिगर। यानी उसका जो टू ट्रांजिस्टर मॉडल है थारिस्टर का उसे सर्किट डायग्राम के रूप में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो वही आपका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है उसको आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि जो हमने मिडिल टू लेयर्स को बाइसेक्ट किया तो जो हमारे दो ट्रांजिस्टर बने वो एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर, और दोनों ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स हैं जो होता है आपका इमीटर, कलेक्टर और बेस। तो दोनों ही टर्मिनल में ये हैं, और उसको हम सर्किट डायग्राम से इस प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट है, ये जो ट्रांजिस्टर है वो है PNP ट्रांजिस्टर, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है ये है NPN ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर में जो इमीटर का एरो है वो अंदर की तरफ होता है, और NPN ट्रांजिस्टर में जो इमीटर में एरो लगा होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये जो हमारा फिगर है PNP ट्रांजिस्टर, इसको हम ट्रांजिस्टर T1 कह रहे हैं, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसे हम ट्रांजिस्टर T2 कह रहे हैं। और जो T1 ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन है उसे हम α1 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे α2 लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है। ये α1 ट्रांजिस्टर 1 का करंट गेन है। उसी प्रकार से जो सेकंड ट्रांजिस्टर है T2, इसका जो करंट गेन होगा उससे हम α2 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे α1 लिखा हुआ ये गलत है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है इसमें जो तीन टर्मिनल्स हैं वो आपका ये टर्मिनल इमीटर है, ये टर्मिनल बेस है, और ये कलेक्टर टर्मिनल है। जो इमीटर टर्मिनल है वो आपका एनोड करंट के बराबर इस इमीटर में करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो टर्मिनल आपका ये टर्मिनल के इक्विवेलेंट है, सेम टर्मिनल आपका इसमें है। और जो बेस टर्मिनल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो IC2 है वही आपका PNP ट्रांजिस्टर के लिए बेस टर्मिनल है, और जो IC1 है वो PNP ट्रांजिस्टर के लिए आपका कलेक्टर टर्मिनल है। उसी प्रकार से अगर हम T2 थारिस्टर की बात करें तो T2 ट्रांजिस्टर की बात करें हम, तो इसमें जो तीन टर्मिनल्स हैं तो उसमें आपका IC2 जो है
IC2 ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है T2 ट्रांजिस्टर का, जो कि वही टर्मिनल आपका T1 ट्रांजिस्टर में बेस टर्मिनल था। तो दोनों इसमें कॉमन है ये दोनों, और इसका जो बेस टर्मिनल है वो आपका यहाँ पे है, और जो कैथोड टर्मिनल यहाँ पे था वो टर्मिनल आपका यहाँ पे इमीटर टर्मिनल है T2 ट्रांजिस्टर में। तो इस प्रकार से हमने इसका सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया। अब हम आगे देखते हैं। इन द ऑफ स्टेट ऑफ ए ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट IC इज रिलेटेड टू इमीटर करंट IE एज, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर में हम जानते हैं कि जो कलेक्टर करंट है और जो इमीटर करंट है इसके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है कि कलेक्टर करंट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू IE प्लस ICBO, जहाँ अल्फ़ा उस ट्रांजिस्टर का करंट गेन है और ICBO जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन का लीकेज करंट है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर हम T1 ट्रांजिस्टर के लिए इस रिलेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं IC के जगह पे IC1 और अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा1, और जो इमीटर यहाँ पे है उसके जगह पे हम लिखेंगे IA, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो इमीटर करंट है वो एनोड करंट के बराबर है, और ICBO के जगह पे हम ICBO1 लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए हुआ। उसी प्रकार से हम सेकंड ट्रांजिस्टर की बात करें अगर हम, तो सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए जो हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें IC के जगह पे IC2 करेंगे, और अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा2 करेंगे, ICBO के जगह पे ICBO2 करेंगे। तो हम लिख सकते हैं IC2 इज इक्वल टू अल्फ़ा2 इंटू IK, चूँकि जो इमीटर करंट है वो कैथोड करंट के बराबर है उसमें सेकंड ट्रांजिस्टर में, इसलिए IE के जगह पे हमने IK लिखा और प्लस ICBO2 सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए। और अगर हम सर्किट डायग्राम को देखें तो वहाँ से हम कह सकते हैं उस सर्किट डायग्राम से कि जो टोटल एनोड करंट है वो IC1 प्लस IC2 के बराबर है। तो IC1 और IC2 हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे IC1 और IC2 को, तो हमें एनोड करंट मिलेगा IA इजकल टू अल्फ़ा1 IA प्लस ICBO1 प्लस अल्फ़ा2 इंटू IK प्लस ICBO2, यानी कि ये जो है आपका ये IC1 हुआ और ये आपका IC2 हुआ, और इन दोनों का समेशन जो है वो आपका एनोड करंट के बराबर है। इसको हमने इक्वेशन 3 कहा। और एक और सर्किट डायग्राम देखने से हमें पता चलता है कि जो अगर गेट करंट भी अगर अप्लाई किया जाए तो जो कैथोड करंट है वो एनोड करंट प्लस गेट करंट के इक्वल होगा। तो जो हमारा इक्वेशन 3 था उसमें IK के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमें एनोड करंट का एक्सप्रेशन मिलेगा ट्रांजिस्टर के दोनों ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के टर्म में। तो इस एक्सप्रेशन के द्वारा ही हम समझेंगे कि थारिस्टर कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि ये आपका एनोड करंट जो है ये थारिस्टर का पैरामीटर है, और इसमें जो इधर का जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों ट्रांजिस्टर के हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनिशियली व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज स्मॉल, यानी कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज जब स्मॉल होता है उस समय अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 इज वेरी स्मॉल, और उस समय जो करंट गेन है वो बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगा और वो निग्लिजिबल होगा और जीरो के इक्विवेलेंट होगा, लगभग जीरो के आसपास वैल्यू होता है जब फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत ही कम होगा। तो उस केस में हम यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो अगर अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 का वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है, निग्लिजिबल है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 1 के इक्विवेलेंट है, लगभग 1 के इक्विवेलेंट है, और जो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ लीकेज करंट ही है ICBO2 ICBO1 और ये गेट करंट का, तो ये आपका सिर्फ लीकेज करंट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में थारिस्टर के थ्रू जो है वो सिर्फ
लीकेज करंट ही फ्लो करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, जो कि हम इस 2 ट्रांजिस्टर के एक्सप्रेशन से भी हम देख सकते हैं। एज फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस SCR इंक्रीजेज, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज जो SCR के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है एनोड कैथोड के बीच में, अगर उसको इंक्रीज किया जाए तो उस केस में α1 एंड α2 का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और α1 का प्लस α2 का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू जो है नियरली आपका 1 के नज़दीक अप्रोच करेगा, और जब ये 1 के नज़दीक अप्रोच करेगा तो ये जो रेशियो है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये इसका वैल्यू आपका बहुत ही स्मॉल हो जाएगा और 0 के आसपास इसका वैल्यू चला जाएगा। और उस केस में जो एनोड करंट है, आप देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर बहुत स्मॉल हो गया तो एनोड करंट का वैल्यू जो है आपका ये बहुत हाई वैल्यू फ्लो करेगा। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो उस केस में जो एनोड करंट है वो हाई करंट, उसमें एनोड करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इससे हम ये पता लगा रहे हैं, ये हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि अगर फॉरवर्ड वोल्टेज स्मॉल है तो स्मॉल लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, और अगर हाई फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस केस में एनोड करंट भी हाई फ्लो करेगा। तो ये हम ट्रांजिस्टर के 2 ट्रांजिस्टर के मॉडल से हम इसको थायरिस्टर के ऑपरेशन को हम समझ सकते हैं। एट दिस इंस्टेंट इंटरनल रीजनरेशन स्टार्ट्स, यानी कि जब एनोड करंट का वैल्यू जब हाई हो जाएगा तो इंटरनल रीजनरेशन स्टार्ट होगा, एंड SCR इंटू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी कि वो ऑन स्टेट में चला जाएगा, थायरिस्टर आपका ऑन स्टेट में चला जाएगा, ऑन हो जाएगा। द करंट थ्रू द SCR इज ओनली लिमिटेड बाय द एक्सटर्नल लोड, और जो करंट फ्लो करेगा हाई एनोड करंट वो सिर्फ लोड वैल्यू से, एक्सटर्नल जो लोड कनेक्ट होगा उससे ये लिमिटेड होगा, कंट्रोल होगा। वंस द SCR गोज इनटू कंडक्शन, एक बार SCR आपका कंडक्शन मोड में चला गया, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल इज नो मोर अप्लीकेबल, तो उसके बाद आप 2 ट्रांजिस्टर मॉडल अप्लीकेबल नहीं है। द मेथड ऑफ टर्निंग ऑन ए थायरिस्टर इन फैक्ट आर मेथड ऑफ मेकिंग α1 प्लस α2 अप्रोच यूनिटी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी एक्सप्लेन किया 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के द्वारा, तो ये इसमें हमने देखा कि जो थायरिस्टर को टर्न ऑन करना है, इसका मतलब ये हुआ कि α1 प्लस α2 का वैल्यू आपको यूनिटी के α1 प्लस α2 ये यूनिटी के नज़दीक वैल्यू ले जाना है, यानी कि α1 प्लस α2 का वैल्यू अगर यूनिटी के नज़दीक चला गया तो हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, ऑन कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर के 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के द्वारा या 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के द्वारा हम कैसे थायरिस्टर के ऑपरेशन को समझ सकते हैं। थैंक यू।